नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा की जाएगी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके विषय में हम चर्चा 4 भागों में कर चुके हैं। इसके अभ्यास प्रश्नों पर आज चर्चा की जाएगी। साथ में आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 एनसीईआरटी के आधार पर प्रतिदिन किसी न किसी एक पाठ पर चर्चा की जाती है। साथ में उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की जाती है। आज जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हमने चर्चा की थी, उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए देखें क्या है पहला प्रश्न। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी लोगों के विषय में हमने पढ़ा था, उसके विषय में टिप्पणियां लिखनी है। जैसे जूसेppe मैत्सनी, काउंट कैमिलो द कावूर और यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिकाएं। आइए देखते हैं। सबसे पहले जूसेppe मैत्सनी वह इटली का एक क्रांतिकारी था, या नहीं। जो ये जूसेppe मैत्सनी थे, ये एक इटली के क्रांतिकारी थे। इनका जन्म जनेवा में 1807 ईस्वी में हुआ था। जूसेppe मैत्सनी का जन्म कब हुआ था अगर पूछा जाए तो 1807 ईस्वी में जनेवा में हुआ था, और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 वर्ष की अवस्था में लिंगुरिया में एक क्रांति करने के लिए उसे देश से बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात इसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मासोई ये यंग इटली, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली, जर्मन राज्य के समान विचार रखने वाले युवा थे। यंग इटली के संस्थापक कौन थे भी पूछा जा सकता है। यंग इटली के संस्थापक जो जूसेppe मैत्सनी थे, या कहीं कहीं पर मेजनी भी इन्हें कहा जाता है। और साथ में यंग यूरोप का भी आप लोगों से पूछा जाता है कि संस्थापक या जनक कौन थे। मैत्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है, अतः इटली का एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसने राजतंत्र का घोर विरोध किया, और उसके मॉडल पर जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में भी गुप्त संगठन बने। इसी कारण मेटरनिक ने उसके विषय में कहा था कि वह हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन है। जैसे कि हमने पाठ के चर्चा के दौरान भी ये सब चीज़ों पर चर्चा की थी। उसके बाद टिप्पणी करनी है काउंट कैमिलो दे कावूर के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं कौन थे काउंट कैमिलो दे कावूर। काउंट कैमिलो द कावूर इटली के एक प्रमुख मंत्री था, जिसने इटली के प्रमुख प्रदेशों को एकीकृत करने का आंदोलन का नेतृत्व किया। वैचारिक तौर पर वह क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। वैचारिक तौर पर देखें तो न तो जो ये काउंट कैमिलो द कावूर था, यह न तो क्रांतिकारी था और न ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। इटालवी अभिजात वर्ग के तमाम अमीरों और शिक्षित सदस्यों की तरह वह इतालवी भाषा से बेहतर फ्रेंच बोलता था। अतः इटली के सम्राट विक्टर इमोनल ने उसे 1852 ईस्वी में सार्डिनिया पीडमांट का प्रधानमंत्री बना दिया। उसने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक, कृषि के विकास के लिए कार्य किया तथा सेना में सुधार किया। उसने फ्रांस व सार्डिनिया पीडमांट के बीच एक कूटनीतिक संधि की। अपनी इस कूटनीतिक चालू के कारण उसने इटली की समस्याओं की तरफ यूरोपीय देशों का ध्यान आकर्षित किया। 6 जून 1861 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। फिर भी वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल रहा, जिनके कारण 18 फरवरी 1861 ईस्वी को इटली की संसद में विक्टर इमैनुअल को इटली का सम्राट घोषित किया गया तथा इटली का एकीकरण संभव हुआ। सार्डिनिया पीडमांट 1859 में ऑस्ट्रिया बेलो को हरा
हरा पाने में क्या हुए, कामयाब हुए। उसके बाद यूनानी स्वतंत्रता संग्राम पर टिप्पणी लिखनी थी, या टिप्पणी के विषय में हम चर्चा करेंगे। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम युद्ध में यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार किया गया। 15वीं सदी में यूनान में ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यूनान यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों को आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 ईस्वी में आरंभ हो गया। यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रहने वाले यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोप सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की। प्रश्न पूछा जाता है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। अंग्रेज कवि लॉर्ड ब्रायन ने धन एकत्रित किया और बाद में युद्ध भी लड़ने गए। 1824 ईस्वी में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 की कस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि कस्तुनतुनिया ने कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की संज्ञा दी या घोषणा की, तो वह 1832 में की थी, एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। उसके बाद फ्रैंकफर्ट संसद, जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला किया। 1848 को 1831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल के चर्च में आयोजित की गई। प्रश्न पूछा जा सकता है कि फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन सेंट पॉल चर्च में किया गया। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। जब प्रतिनिधियों ने प्रसा के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनने की पेशकश की, तो उसने उसे अस्वीकार कर राजाओं का साथ दिया और जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। इस प्रकार जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था, जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया, जिससे कि उनका समर्थन खो बैठे। अतः वे प्रूसिया के राजा या नहीं प्रसा के राजा के इनकार के कारण फ्रैंकफर्ट संसद सभी निर्णय क्या हो गए, स्वतः समाप्त हो गए, जिससे उदारवादियों और राष्ट्रवादियों में निराशा हुई। प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को कुचल दिया, जिससे यह संसद क्या हो गई, भंग हो गई। ये चर्चा थी फ्रैंकफर्ट संसद के विषय में। उसके बाद हमें एक चर्चा करनी थी राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। राष्ट्रवादी संघर्षों में या के कई वर्षों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी क्या किया, सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए, राजनीतिक बैठकों में भाग लिया और प्रदर्शनों में भाग लिया। इसके बावजूद असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकार से उन्हें वंचित रखा गया। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई, तब महिलाओं को केवल प्रेषकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया। ये उस समय महिलाओं की स्थिति थी। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 2, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए, इसके विषय में लिखना है। प्रारंभ में फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिससे कि फ्रांसीसी लोग एक सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न हो सकती थी। ये कदम निम्नलिखित थे।
फ्रांसीसी लोगों के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। उसके बाद एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया, जिससे पहले की राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। जो नया ध्वज चुना गया उसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। उसके बाद स्टेट्स जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। उसके बाद नंबर 4, नई संस्तुतियों की रचना की गई, शपथ ली गई, शहीदों का गुणगान हुआ और यह सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। नंबर 5, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। उसके बाद नंबर 6, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए और भार तथा नापने के एक समान व्यवस्था की गई। नंबर 7, क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच जैसी भाषा जो बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। ये था फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने जो कदम उठाए थे। उसके बाद अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 3, मारियान और जर्मोनिया कौन थे? जिस तरह से उन्हें चित्रित किया गया उनका क्या महत्व था? मारियान और जर्मोनिया, आप लोगों ने पाठ के चर्चा के दौरान इनके बहुत सारे चित्रों को देखा। फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को क्या किया, व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इसे ही मारियान और जर्मोनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हुई। इसमें क्या हुआ, मारियान और जर्मोनिया जो थे उनके चित्र अत्यधिक किए गए, प्रसिद्ध हुए। मारियान के विषय में जाने, यह एक लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने स्वतंत्रता के नारी के प्रतीक का यही नाम दिया। यह छवि जन राष्ट्र के विचार का प्रतीक थी। इसके चिन्ह स्वतंत्रता व गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा और कलगी थे। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाई गई ताकि जनता की राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। जनता को राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्र की याद आती रहे और उससे अपनी तालमेल स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई थी। उसके बाद जर्मेनिया, यह जर्मन राष्ट्र की एक नारी रूपक थी। चाशुक अभिव्यक्तियों व बलूत वृक्ष के पत्तों को मुकुट पहनती है। इसमें जो चित्र में दिखाया गया है, जर्मोनिया का जो चित्र दिखाया गया है, यह जर्मनी ने अपने राष्ट्र के नारी का रूप दिखाया गया है। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में वह बलूत के वृक्ष के पत्तों की मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मनी में बलूत वीरता का प्रतीक है। उसके हाथ में जो तलवार पकड़ी गई है उस पर लिखा हुआ है कि जर्मन तलवार जर्मनी की राइन नदी की रक्षा करती है। इस प्रकार जर्मोनिया जर्मनी की स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र की प्रतीक बनकर उभरी। यह एक नारी छवि थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए या संक्षेप में पता लगाइए। आप देख सकते हैं जर्मनी का एकीकरण इन चरणों के माध्यम से हुआ। नंबर 1, जर्मनी का एकीकरण की मांग के दौरान संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की आज़ादी जैसे सिद्धांत का विकास हुआ। नंबर 2, संसदीय व्यवस्था स्थापित करने की पृष्ठभूमि तैयार की जाने लगी। नंबर 3, जर्मन लोगों में 1848 ईस्वी में राष्ट्रीय भावना जागृत हो गई। इसमें यहाँ के मध्यम वर्ग का योगदान अधिक है। नंबर 4, उदारवादी विचारधारा के लोगों ने राजशाही और फौजों का कड़ा मुकाबला किया, जिसमें वे सफल भी हुए। नंबर 5, इस प्रक्रिया में प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। नंबर 6, प्रशा ने इस राष्ट्रीय एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व संभाला और उसे नया स्वरूप और दिशा प्रदान दी। नंबर 7, इस प्रक्रिया के जनक प्रशा के प्रधानमंत्री ऑटो वान बिस्मार्क थे। इसमें उन्हें प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद मिली।
जर्मनी के एकीकरण में जो एक महत्वपूर्ण नाम है ऑटो वन बिस्मार्क, जो प्रसा के प्रधानमंत्री थे, इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस प्रक्रिया में प्रसा ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, फ्रांस से भी युद्ध किए गए तथा सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार से जर्मनी का एकीकरण हुआ। और नंबर 9, 18 जनवरी 1871 में वर्साय में प्रसा के राजा काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया, जिससे जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया अधिक सरल हो गई। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि विलियम प्रथम को काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? 18 जनवरी 1871 को। उसके बाद नंबर 10, वर्साय के महल, शीश महल, हॉल ऑफ मेयर्स में जर्मन राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री बिस्मार्क के सम्राट काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में नवीन जर्मन साम्राज्य की निर्माण की महत्वपूर्ण घोषणा की। नंबर 11, इस प्रकार जर्मन राष्ट्र का एकीकरण हुआ। इस प्रक्रिया में नंबर 12 प्रसार राज्य की प्रमुख शक्ति का केंद्र बना। इस प्रक्रिया में प्रसार राज्य क्या बना? प्रमुख शक्ति का केंद्र बना। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रश्न नंबर 5 में, अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? नेपोलियन के नियंत्रण में जो क्षेत्र आया वहाँ उसने क्या किए? सुधारों की शुरुआत की। उसके द्वारा किए गए सुधार निम्नलिखित हैं। आप देख सकते हैं, नंबर 1, उसने प्राचीन सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक व्यवस्था को नष्ट कर दिया। नंबर 2, उसने सामाजिक समानता स्थापित करने के लिए निम्न व उच्च वर्ग के भेद को खत्म किया। नंबर 3, 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उसने कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेपोलियन संहिता कब लागू की? 1804 में। समान कर प्रणाली लागू की गई। प्रतिष्ठा मंडल की स्थापना करके विद्वानों, कलाकारों, देशभक्तों को सम्मानित किया गया। नंबर 5, डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। नंबर 6, सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई गई। नंबर 7, शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया और यातायात और संचार व्यवस्था को सुधारा गया। नंबर 8, आर्थिक सुधार करने के उद्देश्य से बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की गई। नंबर 9, उसने दंड विधान को कठोर बनाया और जूरी प्रथा व मुद्रित पत्रों को पुनः प्रारंभ किया। नंबर 10, शिक्षा की उन्नति के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रांस की स्थापना की, जहां लैटिन, फ्रेंच भाषा, साधारण विज्ञान व गणित के मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। साधारण विज्ञान, गणित की मुख्य तौर पर शिक्षा दी जाती थी। नंबर 11, कैथोलिक धर्म को क्या बनाया? राजधर्म बनाया नेपोलियन ने। इस प्रकार किसानों, कारीगरों, मजदूरों, नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी को चखा। ये था नेपोलियन के सुधार फ्रांस की क्रांति के बाद। उसके बाद हम चर्चा करके प्रश्न दिए गए हैं यहाँ पर, अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप लोग अगर हमारे उन 4 भागों को देखें हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए काफ़ी सरल हैं। शायद आप लोग निश्चित तौर पर आप लोगों को ये सारी बातें याद होंगी अगर आप लोगों ने जो हम रीडिंग करते हैं, पाठ पढ़ते हैं, उसमें प्रश्नों को किस तरीके से पूछा जाता है वो बताते हैं। निश्चित तौर पर आप इन प्रश्नों को आराम से कर ले जा रहे होंगे। अगला प्रश्न है, उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? उत्तर देखें, उदारवादियों की 1848 की क्रांति वास्तव में तब हुई जब कई यूरोपीय देशों में बेरोजगारी, भूखमरी और गरीबी का वातावरण था। इस क्रांति को लाने में मध्यम वर्ग का बहुत बड़ा योगदान था, जिस कारण सभी देशों में कई व्यापक परिवर्तन हुए। इसके प्रमुख राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन इस प्रकार है।
राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, राजतंत्र का अंत करके गणतंत्र की स्थापना की गई, सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर निर्मित जन प्रतिनिधि सभाओं के निर्माण का प्रयास आरंभ हुआ, जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी साम्राज्यों में उदारवादी मध्यम वर्ग के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग की और राष्ट्रीय एकीकरण की मांग और संविधानवाद की मांग को एक साथ जोड़ा। उदारवादियों ने ऐसे राष्ट्र राज्यों का निर्माण की मांग पर जोर दिया जो संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की जैसी स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर, संसदीय सिद्धांतों पर आधारित है। महिलाओं को राजनीतिक मताधिकार दिए जाने की भी मांग की जाने लगी। उदारवादियों ने जो 1848 में क्रांति चलाए उसके राजनीतिक क्षेत्र थे, राजनीतिक क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए, और उदारवादियों ने जो 1848 में क्रांति की उसके जो सामाजिक परिवर्तन हुए उसमें महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा दिए जाने लगा और सभी क्षेत्रों में भागीदारी को महत्व व सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। नंबर 2, कुलीन वर्ग की अपेक्षा मध्यम वर्ग के सभी क्षेत्रों राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, जिससे कुलीन वर्ग की श्रेष्ठता कम हुई। 1848 में जो क्रांति हुई उदारवादियों के द्वारा, उसके आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए। नंबर 1, मजदूरों और कारीगरों ने भी अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन व आंदोलन का मार्ग अपनाया। नंबर 2, भूदासता और बंधुआ मजदूरी का अंत हुआ। नंबर 3, बाजारों की मुक्ति, चीज़ों तथा पूंजी के स्वतंत्र आदान प्रदान की मांग ने जोर पकड़ा ताकि व्यापारिक उन्नति के मार्ग खुले रहे। इसके बाद चर्चा करते हैं अगले प्रश्न में। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। यूरोप में जो राष्ट्रवाद में संस्कृति का योगदान है, राष्ट्रवाद के विकास में जो संस्कृति का योगदान है, उसके लिए यहाँ पर 3 उदाहरण देने हैं। राष्ट्रवाद के विकास में नवीन परिस्थितियों जैसे युद्ध, क्षेत्रीय विस्तार, शिक्षा आदि को जितना योगदान रहा उतना ही योगदान संस्कृति का भी रहा। कई उदाहरण हमें इतिहास में मिलते हैं, इसमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, फ्रेडरिक सारियो ने यूटोपिया 1839, फ्रेडरिक सारियो का यूटोपिया देखें। 1848 में फ्रांस ने फ्रेडरिक सारियो के 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई, जिसके द्वारा विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों ने स्वप्नों को साकार रूप देने के लिए उसने कल्पना पर आधारित आदर्श राज्य समाज यूटोपिया को दर्शाया। इस चित्रों में सभी स्त्री पुरुषों और बच्चों को स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए दिखाया गया। जो नंबर 1 चित्र था, जिसके हाथ में मशाल वो मानव के अधिकारों का घोषणा पत्र था, इसमें उसकी पोशाकों को भी राष्ट्रीय आधार देने के लिए एक जैसी रखी गई और तिरंगे झंडे, भाषा व राष्ट्रगान द्वारा भी राष्ट्र राज्य के रूप को प्रकट करने का प्रयास किया गया। उसके बाद नंबर 2 यहाँ पर हम देखें कि कार्ल कैप्सर फ्रिट्ज की स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण किस प्रकार से हुआ। कार्ल कैप्सर फ्रिट्ज की स्वतंत्रता का वृक्ष रोपण, जर्मन चित्रकार कार्ल कैप्सर फ्रिट्ज ने स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण करते हुए एक चित्र बनाया। इसकी पृष्ठभूमि में फ्रेंच सेनाओं को ज़ेब्रेन राज्य पर कब्जा करते हुए दिखाया गया, जिससे फ्रांसीसी सैनिकों को नीली, सफ़ेद व लाल टोपी पोशाकों में दिखाया गया, जो वहां के नागरिकों का दमन कर रहे थे, जैसे किसी किसान की गाड़ी छीन रहे हैं या कुछ महिलाओं को तंग कर रहे हैं या किसी को घुटने के बल बैठने को मजबूर कर रहे हैं। अतः शोषितों द्वारा स्वतंत्रता के वृक्ष को रोपते हुए दिखाया गया है। अगर आप चित्र देखे हैं तो ये सारा आपके आंखों में दिख रहा होगा अभी, और आप उसी चित्र को देख करके ये सब लिख सकते हैं। और उस पर एक तल्खी लगी हुई है जिस पर जर्मन भाषा में लिखा हुआ है, हमें आज़ादी और समानता, हमारी आज़ादी और समानता ले लो, यह मानवता
का आदर्श रूप है। यह एक तरफ से फ्रांसीसियों पर किया गया व्यंग था, क्योंकि वे कहते थे कि जहाँ जाते हैं वहाँ राजतंत्र का अंत करके नई आदर्श व्यवस्था कायम करते हैं, यानी वे मुक्तिदाता हैं। नंबर 3, यूनिज देला क्रोवा, द मैसेकर एट क्यास के विषय में आप देखेंगे। फ्रांस में रोमानीवादी चित्रकार देला क्रोवा ने एक चित्र बनाया था, जिसमें उस घटना को चित्रित किया गया जब तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला। इसे कियास द्वीप कहा जाता है। कियास द्वीप पर क्या किया था? तुर्कों ने 20,000 यूनानियों को मार डाला था और उसका चित्र बनाया गया है। इसमें महिलाओं और बच्चों की पीड़ा को केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिसे चटकीले रंगों से रंगा गया है ताकि देखने वाले की भावनाएं जागृत हो, उनके मन में यूनानियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो। इस प्रकार कलाकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवाद को उभारा और संस्कृति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रश्न नंबर 3, इसमें किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। 19वीं शताब्दी में लगभग पूरे यूरोप में राष्ट्रीयता का विकास हुआ, जिसके कारण राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ। इसमें से बेल्जियम और पोलैंड भी ऐसे ही देश थे। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद वियना संधि द्वारा बेल्जियम और पोलैंड को मनमाने तरीके से अन्य देशों के साथ जोड़ दिया गया, जिसका आधार यूरोपीय सरकारों की यह रूढ़िवादी विचारधारा थी कि राज्य व समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक उच्च नीति, संपत्ति और परिवार बने रहने चाहिए। इसका बेल्जियम और पोलैंड ने विरोध किया, अपने को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया। इनका निर्माण इस प्रकार हुआ। बेल्जियम वियना कांग्रेस द्वारा बेल्जियम को हॉलैंड के साथ मिला दिया गया, परंतु दोनों देशों ने ईसाई धर्म के कट्टर विरोधी मतानुयायी रहते थे। लेकिन दोनों देशों में क्या रहते थे? कट्टर ईसाई धर्म के मतानुयायी रहते थे। जहां बेल्जियम में कैथोलिक थे, वहीं हॉलैंड में प्रोटेस्ट थे। हॉलैंड का शासक भी हॉलैंड वासियों को बेल्जियम वासियों से श्रेष्ठ मानता था, अतः इस श्रेष्ठता को बनाए रखने के लिए उसने भी सभी स्कूलों में प्रोटेस्ट धर्म की शिक्षा देने की राजाज्ञा जारी की। इसे बेल्जियम वासियों ने कड़ा विरोध किया। इससे इंग्लैंड ने भी उसका साथ दिया, जिस कारण हॉलैंड को बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्रता करना पड़ा। और बेल्जियम को 1830 में स्वतंत्र करना पड़ा किसे? हॉलैंड को। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हॉलैंड से बेल्जियम कब स्वतंत्र हुआ? 1830 में हुआ। बाद में यहाँ पर इंग्लैंड जैसे संवैधानिक व्यवस्था कायम की गई। पोलैंड के विषय में जाने। वियना संधि द्वारा ही पोलैंड को 2 भागों में बांटा गया और बड़ा भाग रूस को इनाम के तौर पर दे दिया गया, परंतु वहाँ के लोगों ने राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ तो 1839 में पोलैंड में वार्सा में क्रांति आरंभ हुई। इसे रूसी सेनाओं ने कठोरता से दबा दिया, परंतु राष्ट्रवादियों ने हार नहीं मानी और दोबारा विद्रोह किया, जिसे उन्हें सफलता मिली। इस प्रकार से पोलैंड और बेल्जियम देश बने। अगला प्रश्न यहाँ पर है आप लोगों के लिए, जो प्रश्न नंबर